इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपका इस टेंस से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जल्द से जल्द उसका आंसर भी दे सकूं। तो चलिए बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर के एक्शंस के लिए। ये वो एक्शंस होते हैं जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होंगे। अब अगर मैं इन तीन तरह की या अगर मैं इन एक्शंस को बेसिकली कैटेगराइज कर लूँ, वो तीन कैटेगरीज बन जाती हैं। और जो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है वो है प्लान। तो जब भी हम प्लान करेंगे किसी भी चीज़ के लिए और किसी भी पॉइंट के लिए, तो वो बेसिकली फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का इस्तेमाल भी हमेशा फ्यूचर टेंसेस के यूज से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम प्रिडिक्ट करते हैं और वो फ्यूचर में होने वाला हो, तो आप हमेशा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है। थर्ड इज पॉसिबिलिटी। अगर आप किसी चीज की पॉसिबिलिटी बताते हैं तो वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से ही बताई जा सकती है। सो दीज आर द थ्री मेन यूजेज जिनको हम कंसर्न करते हुए आगे जो है ना पढ़ते रहेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप फ्यूचर टेंसेस की बात करते हो तो हर जो फ्यूचर टेंस होगा हमारा, उसमें ये तीन चीज़ें ज़रूर रिपीट होंगी। विल हैव प्रेडिक्शन, वी विल हैव प्लान, वी विल हैव पॉसिबिलिटी। बट जिस तरह टेंस चेंज होता रहेगा उस तरह से उसका यूज़ भी चेंज होगा। अब ये जो प्लान्स, प्रेडिक्शंस एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये बेसिकली फ्यूचर में होंगे तो, लेकिन हमें इनडेफिनिट टेंस की वजह से ये नहीं पता चलेगा कि ये कब होने वाले हैं। सो एनी टेंस इफ इट रिप्रेजेंट्स नो एग्जैक्ट आइडिया ऑफ द एक्शन, तो हमें उसको हमेशा इनडेफिनिट टेंस में ही कैटेगराइज करना चाहिए। और अगर आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये कब स्टार्ट हो सकता है और कब ख़त्म हो सकता है, तो फिर आप डेफिनेटली परफेक्ट की तरफ मूव करेंगे। या अगर वो स्टार्ट होकर कंटिन्यू रहता है तो आप फिर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ मूव करेंगे। बट यहाँ इनडेफिनिट लफ्ज रिप्रेजेंट ही इस चीज़ को करता है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एग्जैक्ट टाइम। तो कब होगा, कब ख़त्म होगा, ये हमें नहीं पता, बट फ्यूचर में ये काम होने वाला है, या होगा इन द फॉर्म ऑफ अ प्लान और अ प्रेडिक्शन और अ पॉसिबिलिटी, तो हम ये इस्तेमाल करते रहेंगे। सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं और आइडेंटिफिकेशंस वगैरह उर्दू में किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इन्हीं को कैरी ऑन करते हुए हम आगे चलते रहेंगे। ऑलराइट, तो अब तक के लिए जो मैंने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं वो 2 सेंटेंसेस हैं, और मैं आगे भी कैरी करता रहूँगा इन सेंटेंसेस को। जो सबसे पहला, हाँ अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। जो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस होता है वो हमेशा इन तरह के टर्म्स से आइडेंटिफाई होगा। उर्दू में होगा, होगी, एन होंगे, इस तरह के टर्म्स हमेशा आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल वहाँ जाऊँगा, ठीक है ना, गाफ अलिफ गा ज़रूर आएगा उसमें। और इसी तरह से वो ये काम करेगी, इसी तरह से हम बाहर जाएंगे। सो ये अल्फाज हमेशा उर्दू के आखिर में ज़रूर यूज़ होंगे। और इसके अलावा जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। याद रखें, मैंने आपको बताया भी था कि हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा 2 चीज़ें करते हैं। एक तो ये बताते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है, ठीक है ना, सबसे पहले मुझे टेंस आइडेंटिफाई करके देगा। और जो दूसरा इसका काम होगा वो ये मुझे बताएगा कि इसके आगे फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा होना है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी मतलब बेसिक आइडेंटिफिकेशन कर लूँ तो ये विल आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। और जहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात की जाती है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा एक रूल को फॉलो करते हैं। वो ये होता है कि इनके आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही बेयर किया जाएगा। आई कैन नॉट कैरी एनी अदर फॉर्म राइट आफ्टर दिस वर्ड और एनी अदर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सो इसके आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगना है। तो ये बात आपको यहीं से पता चल जाती है। अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब को आप इस तरह से कंसिडर करते हो, यानी विल आपको नजर आता है, उसमें कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है, तो वहाँ पे लाजमी है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही हमारा मेन वर्ब हो। और यहाँ पर आप सेंटेंसेस में देखेंगे कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, ही विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो ये सब्जेक्ट है, ये उसका हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के आगे मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, एंड विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली रिसीविंग दिस एक्शन राइट नाउ। तो ये चीज़ समझने वाली है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आ रहा है। और वो क्यों आता है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से आया हुआ है, और उसकी प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म को ही फॉलो कर सकता है। अब चलते हैं, देखते हैं मजीद सेंटेंसेस को कि हम किस तरह से उनको भी समझ सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इसके अलावा जो WH क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनेंगे। तो जब भी हमें एक क्वेश्चन बनाना होता है, ये मैं पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब यहाँ से, दिस इज़ द प्लेस फॉर हेल्पिंग वर्ब, यानी अगर विल ने आना होता तो वो कहाँ आता? यहाँ आता। जब भी अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में जम कराते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू कन्वर्ट एनी पॉजिटिव सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन फॉर्म। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया।
मैंने एक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद जो आ रहा था उसे शुरू में लगाकर आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सिर्फ ऐसा करने से मेरा जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद आ रहा था पिछले सेंटेंसेस में, वो अब कहाँ आ रहा है, वो अब शुरू में आ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बना कर देगा, आपको एक क्वेश्चन बना कर देगा। सो विल यू इन्फॉर्म देम, ये बिल्कुल यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए, मुझे इसे यहाँ से हटाना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। सो विल यू इन्फॉर्म देम, क्या आप उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। सो अगेन जो मैंने उर्दू आइडेंटिफिकेशन बताई थी ये उस पर बिल्कुल पूरा उतरता है और ये एक फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस ही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये एक फॉर्मल क्वेश्चन है, इट्स अ फॉर्मल क्वेश्चन। और फॉर्मल में हम क्या करते हैं, हमेशा कंसीडर करते हैं कि हम किसी सीनियर सिटीजन से बात कर रहे हैं या फिर हम किसी बॉस से बात कर रहे हैं अपने, या फिर भी कोई भी और बंदा जो कि हमसे सीनियर है किसी भी सेंस में, तो उनके लिए हम हमेशा फॉर्मल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ सिर्फ नॉट का एडिशन है। नॉट को अगर मैं इस यहाँ से हटा दूँ, इस वर्ड को हटा दूँ जिसकी ग्रामेटिकल पोजीशन एक एडवर्ब की है, तो ये बिल्कुल एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन ही है। तो हर एक एस्पेक्ट में, इनफैक्ट इंसान की ज़िंदगी में जो है नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इसी तरह से सेंटेंसेस में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव क्वेश्चन नज़र आया, इसी को मैंने नेगेटिव कर दिया। सो इट्स फॉर्मल वे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मल क्वेश्चन। सो विल ही नॉट एक्सेप्ट देयर ऑफर्स, ठीक है ना। सो क्या वो उनके ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इसी तरह से अगेन हमारे पास एक इनफॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि अपने से छोटों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पेयर्स यानी जो आपके हम उम्र होते हैं या इक्वल डेजिग्नेशन होती है उनकी, तो उनके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो जो इनफॉर्मल फॉर्म है। सो वॉन्ट ही अटेंड द न्यू सेशन, क्या वो नया सेशन अटेंड नहीं करेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनफॉर्मली जा रहा हूँ, बट अगेन ये कंसिडरेशन हमेशा छोटों के लिए होगी। लास्ट विच इज़ अ WH क्वेश्चन, मैंने एक WH क्वेश्चन भी बनाया हुआ है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो WH बड़ा आसान है बनाना उसका, ये सारे WH क्वेश्चन हो सकते हैं अगर मैं इनके साथ एक एक WH वर्ड लगा दूँ, यानी अगर मैं इसके साथ वेयर लगा दूँ, सो वेयर विल यू इन्फॉर्म देम, दैट्स द सिंपलेस्ट वे टू मेक अ WH क्वेश्चन। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ व्हेन लगा दूँ, व्हेन विल ही नॉट एक्सेप्ट देयर ऑफर्स। सो WH बनाने का आसान तरीका क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन हो और उसको आपने एक WH वर्ड अटैच करना है। ऑलमोस्ट 90% WH वर्ड्स का यही सिंटेक्स है, सिर्फ 10% 2 या 3 ऐसे WH क्वेश्चंस हैं जो कि अपने आगे नाउन्स को फॉलो करते हैं, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि अपने आगे ऑब्जेक्ट्स रख रहे होते हैं, विच के केस में ऑब्जेक्ट ही आता है। तो वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, विल यू इन्फॉर्म देम, क्या आप उन्हें इन्फॉर्म करोगे। सो बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है और इसके साथ मैंने सिर्फ एक WH वर्ड ऐड किया हुआ है, वाई विल यू इन्फॉर्म। तो इसका सिंटेक्स भी रटना नहीं चाहिए किसी को, इसको बड़ी इजी आप याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका ये है कि आप WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखें। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे जंप करते थे, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज चेंज करना, यानी उससे रिप्लेस करते थे हम फर्स्ट में। तो वही काम करें, उसके बाद एक WH वर्ड लगा दें, आपका सेंटेंस एक WH क्वेश्चन बन जाएगा। सो होप आपको ये यूजेज और ये सेंटेंसेस सारे समझ में आए होंगे, इनका इस्तेमाल करें। अब इसके अलावा आप इसको देखें प्लान्स कैसे हो सकते हैं, यानी अगर आप कोई प्लान करते हो, कल आप कोई काम करने वाले हो, तो आप ये कहोगे ना कि आई विल जस्ट डू थिंग्स टुमारो, आई विल विजिट समवन, आई विल मीट माई फ्रेंड। तो ये सारे वो प्लान्स हैं जो कि आप फ्यूचर में, कल में, परसों में या किसी भी दिन करने वाले हो, बट एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये कब होंगे क्योंकि ये इनडेफिनिट टेंस में आ रहे हैं। तो इनडेफिनिट टेंस रेफर यूज चीज़ को करता है कि आपको पता ही ना हो कि आपका एक्शन कब होगा भी एग्जैक्टली या नहीं होगा, दिस इज समथिंग अगेन, बट वो एक इनडेफिनिट यानी नॉट डिफाइंड टाइम में जो है ना आपको रेफर कर रहा होगा। हाँ, अगर आप उसके साथ कोई एडवर्ब लगा लेते हो, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, 2 डेज लेटर और राइट नाउ, या किसी भी इस तरह का एडवर्ब आप यूज़ कर लेते हैं, तो उससे फिर डेफिनेटली टाइम का पता चल जाता है। बट मेन स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उससे कभी भी आपको अंदाज़ा नहीं होगा। इसके अलावा प्रेडिक्शंस में आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं भी एक सेंटेंस बनाने वाला हूँ, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। तो ये एक इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है और डेफिनेटली मैंने एक फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए प्रेडिक्शन की है कि कल बारिश होगी। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कल बारिश होने वाली है या नहीं, बट इससे एक लाइक रफ गेस मुझे मिल जाता है कि इस तरह होने वाला है। और पॉसिबिलिटीज़ भी आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा क्लास में टॉपर है और अगेन ही हैज़ अटेम्प्टेड एन एग्जाम, तो आप ये चीज़ कंसिडर करते हुए ये भी कह सकते हैं कि ही विल टॉप अगेन, वो दोबारा से टॉप करेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं, बट एग्जैक्टली आपको भी नहीं है पता कि वो करने वाला है कि नहीं, इसलिए आपने फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का यूज़ किया। तो इन यूजेजेस को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना आपका ज़्यादा इस पर कमांड आने वाला है
और टेंसेस को अगेन मैं एक बात बताता चलूँ, कभी भी आप टेंसेस को विदाउट यूजेजेस नहीं सीख सकते। दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये है कि स्टूडेंट्स उनको जो है ना नोट डाउन कर लें, अपने नोटबुक्स में रखें, फिर वो नोटबुक्स बंद होकर जो है ना कहीं पड़ी रहें। इस तरह से कभी भी आप नहीं सीख सकते। अगर आपने लिटरली सही से सीखना है तो आप टेंसेस का डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे। ग्रामर को हमेशा डिफरेंटली पढ़ें। पुराने स्टैंडर्ड्स में पुराने तरीकों से आप कभी ना पढ़ें ग्रामर जैसे कि पहले लोग पढ़ते थे, यानी सिर्फ पढ़ लेते थे, फिर उसके बाद उनको डिस्कस करते थे किसी न किसी मोमेंट पे, और नोटबुक्स में पढ़ा रहता था वो कंटेंट। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं करते थे है क्या। तो ग्रामर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझें, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड हैं उनको उसी तरह से इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सब में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ऑब्जर्व करें। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना आपको आइडिया होगा और आप उसको सही से यूज़ करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।